नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो यूपी पीसीएस मेंस 2019 है और 20 है उसी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने 60वां पार्ट देख लिया था। आज हम लोग 61वां पार्ट देखेंगे। 2 प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों का पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन पर ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें हैं दोस्तों, आज का जो पेपर 4th का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न जितनी मात्रा में पूछा जा रहा है, जो शब्द सीमा में पूछा जा रहा है, उसी शब्द सीमा में आपको प्रश्न को लिखना है, ठीक है। अब आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो आपकी शब्द शैली है, शब्द रचना है, शब्दों का चयन है, ये आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना है। इस सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी तरीके से उत्तर को लिखिए। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या? जीएस 4th पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 121 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, ठीक है। देखिए, जो नागरिक हैं और सरकार के हैं, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, ठीक है। जो संबंध होता है तो रिलेशन को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है, कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बातचीत ये कर लेते हैं कि शासन क्या होता है, ठीक है। देखिए, सरकार के क्रियाकलाप को शासन कहते हैं। किस टाइप का क्रियाकलाप? कि जैसे सरकार क्या है, एक निश्चित कानून जो व्यवस्था होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके अनुसार शासन का संचालन करती है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए, जो लोग हैं, लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और क्या चीज़ें हैं कि इस टाइप के शासन में, मतलब नॉर्मल जो शासन होता है, तो उसमें क्या है, नागरिकों की भागीदारी जो होती है वो शासन को संचालित करने में लगभग शून्य मानी जाती है। शासन की जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे शासन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, सरकार लोगों की, जनता जो है, जो लोग हैं, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और एक निश्चित कानून व्यवस्था के अनुसार सरकार को चलाती है, ठीक है। तो ये आपका शासन हो गया। सुशासन क्या होता है? सुशासन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, ठीक है, चेंज होती हैं। अब देखिए, शासन संचालन कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। कि जैसे हमारे यहाँ का शासन संचालन जो है वो आपका संविधान के अनुसार चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है कि जैसे जो दबाव समूह के माध्यम से जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है सुशासन में, जैसे देखिए, पहले वाले में नागरिक भागीदारी नहीं थी, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, नागरिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये बातें होती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं कि जो नागरिक समाज जो होता है, जैसे कोई भी एक ग्रुप हो सकता है या प्रेशर ग्रुप हो सकता है, तो इनके माध्यम से ये लोग जनता की आवाज़ को उठाते हैं कि इस मुद्दे पर इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, ठीक है। तो नागरिक समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे शासन संचालन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छाई मानी जाती है सुशासन की, ठीक है। हमारे यहाँ भी सुशासन की बात कही जाती है। और जैसे देखिए, एक व्यक्ति थे जिन्होंने मूवमेंट चलाया था, अन्ना हजारे का आंदोलन। तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। इन्होंने जो नागरिकों के हितों की बात करी थी,
ठीक है, लोकपाल की बात कही थी, तो जिससे हमारे यहाँ शासन व्यवस्था में जवाबदेही पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया गया था, जो कि जो शासन व्यवस्था है उसको सुशासन में परिवर्तित किया जा सके। तो ये आपका सुशासन हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका नैतिक शासन। नैतिक शासन क्या है कि ऐसा शासन जिसमें देखिए नियम कानून तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ शासन में मूल्यों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। जो स्वार्थ रहित व्यवहार जो होता है, जैसे जो गवर्नमेंट कार्य करती है तो उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो उसका व्यवहार जो लोगों को नियंत्रित करने का तरीका है उसमें स्वार्थता नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, सत्यनिष्ठा, देखिए इस प्रकार के शासन में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा पाई जाती है कि मतलब जो भी आप करें वो किसी ग्रुप या समूह के दबाव में ना करें। आप जो नैतिक रूप से सही है आप उसी कार्यों को करिए। शासन में वस्तुनिष्ठता, शासन में वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है कि जैसे जो भी आप कार्य करते हैं वो किसी पूर्वाग्रह के आधार पर, जैसे आप किसी समुदाय या किसी धर्म के प्रति अगर आप कुछ पूर्वाग्रह रखते हैं तो ऐसे स्थिति में वह नैतिक शासन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नैतिक शासन में क्या होता है कि नैतिक शासन में वस्तुनिष्ठता यानी प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आप चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं। उत्तरदायित्व की भी बात कही जाती है नैतिक शासन में कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्यों के लिए जो भी आपने कार्य किए हैं। ईमानदारी, देखिए नैतिक शासन में और भी एक बात कही जाती है कि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, और जो ईमानदारी है वो शासन व्यवस्था में हर एक प्रकार की चीज़ों को, कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छे नेतृत्व की भी बात कही जाती है नैतिक शासन में। तो देखिए एक अच्छा नेतृत्व भी ज़रूरी होता है आपका नैतिक शासन में। जनता के साथ जुड़ाव भी होना चाहिए और जनता के साथ मित्रवत व्यवहार भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जो हैं वो नैतिक शासन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने शासन, सुशासन और नैतिक शासन तीनों शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, अब इसको आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को, इस उत्तर को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी देखिए 125 शब्दों में आपको 10 प्रश्न लिखने को आएंगे। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। यही सही मौका है जिसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर और सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे आज का जो यह पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न संख्या 122 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, लिखने से पहले कुछ सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तथ्यों और डेटा का प्रयोग करिए, डायग्राम का प्रयोग करिए। शब्दों का चयन जो है आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे जो अच्छे वर्ड होते हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं तो उनको अंडरलाइन भी करिए, जो कई अर्थों को समेटे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ में आपकी अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, ग्रीन क्रेडिट योजना क्या है, इस योजना से संबंधित चिंताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए ग्रीन क्रेडिट योजना की बात की जाती है तो देखिए जो आपकी ग्रीन क्रेडिट योजना है यह वन सलाहकार समिति द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा यह जो समिति है गठित की गई थी। तो इसके द्वारा कुछ चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, कि जैसे गैर वन भूमि की पहचान करना, कि जैसे ऐसी चीज़ों की पहचान करना जो जहाँ पर कृषि नहीं होती, जहाँ पर वन नहीं है। ठीक है, तो गैर वन भूमि की पहचान करना, वहाँ पर वृक्षारोपण हेतु अनुमति प्रदान करना। तो जैसे मान लीजिए आप कल की डेट में ऐसी जगह पर वृक्षारोपण करिए जहाँ पर वन नहीं है, तो इसके लिए अनुमति देता है आपका वन सलाहकार समिति।
ठीक है। तो इसी वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण को अच्छी तरीके से एक बिजनेस की तरीके से डेवलप करने के लिए जो ग्रीन क्रेडिट योजना है उसकी शुरुआत की गई है एजेंसियों द्वारा। जैसे देखिए इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं कि जैसे जो लोग कार्य करते हैं, एजेंसियां कौन कौन सी हैं कि जैसे वह निजी कंपनी भी हो सकती है, एक ग्रामीण समुदाय भी हो सकता है, या एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी हो सकता है। ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है, ऐसे उद्योगों का जिन्हें वनीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता है उनको भी भूमि देना। अब जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा है जिन्हें वनीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता है, ठीक है, भाई इंडस्ट्री वाले भी उद्योग वाले भी इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ इसको एक एज अ बिजनेस ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जिन्हें वनीकरण के लिए जो वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भूमि की अगर आवश्यकता है तो वो वन सलाहकार समिति के द्वारा ले सकते हैं, उसकी अनुमति ले सकते हैं। और पारंपरिक जो वृक्षारोपण था तो वृक्षावरण के बाद वृक्षारोपण करना। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और एजेंसियों के माध्यम से, एजेंसियां कौन कौन सी हैं, बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, ग्रामीण समुदाय एनजीओज हैं, या पर्टिकुलर एक कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो लोग भी इस कार्य को करना चाहते हैं वो ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ग्रीन क्रेडिट योजना तो ठीक है, लेकिन इससे संबंधित कुछ चीज़ें भी, चिंताएं भी हमें देखने को मिल रही हैं कि चिंताएं कौन कौन सी हैं कि परेशानियों में डाल रही हैं। कि जैसे देखिए वनों को, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम को एज अ बिजनेस अगर आप लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया तो उससे क्या होगा कि वनों को कमोडिटी के रूप में कारोबार करने की अनुमति प्रदान करता है यह जो आपका वन सलाहकार समिति है। ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि यह निजीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है। इसमें लोग लाभ के लिए वृक्षारोपण करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे कि वो वनों को पहले कटवाएंगे, फिर उसके बाद उसी पर वो वृक्षारोपण भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहाँ की जैव विविधता की भी हानि होगी, वनों का निम्नीकरण भी होगा। और क्या है कि जिसमें जैसे भूमि अधिकारों के उल्लंघन को भी प्रेरित करती है। कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, आज की डेट में कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है जो वृक्षारोपण कार्यक्रम को ग्रीन क्रेडिट योजना के माध्यम से चलाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह भूमि अधिग्रहण भी करेगी। ठीक है। वहाँ के जो वन हैं उनको भी कटवा डालेगी, फिर उसके बाद में जो यह प्रतिपूरक जो वनीकरण है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसको कार्य करेगी। ठीक है। तो एज अ बिजनेस लेने की जो संभावनाएं वो पूरी बढ़ जाती हैं, जिससे ये बहुत बड़ी चिंता का एक कारण बनता है जाकर। अब देखिए वृक्षारोपण अगर लाभकारी हो गया, ठीक है, अगर इससे पैसा अच्छा खासा आने लगा तो लोग क्या है, जो लोग कृषि कर रहे हैं वो कृषि नहीं करेंगे, वो कहेंगे चलिए अच्छा ठीक है हम अब वृक्ष ही लगाने का कार्यक्रम करते हैं क्योंकि इससे पैसा आएगा। ठीक है। और क्या है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि लोग जो महंगी लकड़ियाँ बिकती हैं, इमारती लकड़ियाँ हैं, तो उनका लोग वृक्षारोपण करेंगे जिससे वो अधिक से अधिक धन कमा सके। और हमारे यहाँ एक खाद्यान्न जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी नहीं की जा सकेगी। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं। और क्या है कि जो मानव पशु संघर्ष है उसको भी ये बढ़ावा देता है, जो यह कार्यक्रम है जिसमें वृक्षारोपण को एक एज अ कमोडिटी के रूप में अनुमति प्रदान करता है। ठीक है। यह जो अनुमति है वो आपकी वन सलाहकार समिति के द्वारा दी जाती है, जो कि वन सलाहकार समिति जो है, ठीक है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो आपकी वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो इस तरीके से यह ग्रीन क्रेडिट योजना है जिसके तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम एज अ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखिए आप लोग 125 शब्दों में। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।